आप सोच सकते हो एक सिंपल सी लड़की, छोटी सी लड़की जो एक मिडिल क्लास से आती है, कभी ना कभी उसने अपने पेरेंट्स को आई लव यू बोला होगा। बट क्या वो लड़की उन्हीं पेरेंट्स को अपने हाथों से जान से मार सकती है? एक केस आता है हमारा बांग्लादेश के एक छोटे शहर ढाका से, जहाँ पर एक मिडिल क्लास लड़की, एक सिंपल सी लड़की जिसने अपने ही माँ बाप को अपने हाथों से मार दिया। और ये केस का नाम है ओइशी रहमान केस। ओइशी बचपन से एक इंटेलिजेंट लड़की जो कि हर सब्जेक्ट में अच्छी खासी थी, एंड वो बहुत ही सिंपल सी लड़की थी। एंड वो वहाँ के एक रेस्पेक्टेड स्कूल में जाती थी, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में। वहाँ से अपनी स्कूलिंग करती थी। एंड अपने घर में वो बहुत ही एक समझदार लड़की, एक इंटेलिजेंट लड़की थी। एंड उसके फादर जो थे वो थे वहाँ के बांग्लादेश की एक स्पेशल ब्रांच में ऑफिसर थे, महफूजुर रहमान। एंड जो उनकी मदर थी स्वप्ना रहमान, वो भी अपने घर में हाउसवाइफ थी। एंड इनके साथ ही साथ उनका एक छोटा बच्चा भी था जिनका नाम था ओही रहमान, जो कि लगभग 10 से 9 साल का था वो बच्चा। एंड वो उन्हीं के साथ रहता था। एंड वो फैमिली बहुत ही हैप्पी फैमिली थी, एंड दे लिव टुगेदर। एंड वहाँ पर कोई भी ऐसी इशू नहीं थे, कोई भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं थे। लेकिन जो उसका घर था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, उसका जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था। क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बताया, जो उनके फादर थे वो एक रेस्पेक्टेड पुलिस ऑफिसर थे। एंड जो उनकी माँ थी वो भी काफ़ी कंट्रोलिंग थी, अपने बच्चों पे बाहर हर जगह जाने की एक रेस्ट्रिक्शन लगाना, इधर उधर जाने से रोकना, एंड घर में लड़ाई होना, ये उसके घर में बहुत बचपन से होता रहा था। एंड ये ओइशी इसे बहुत बचपन से देखती आ रही थी, उसके घर में अब्यूज़ होना, आए दिन लड़ाई झगड़े होना, ये उसके लिए काफ़ी नॉर्मल था क्योंकि उसके घर में रोज़ ही हुआ करता था। एंड इसे ही देख देख के जो ओइशी थी वो बड़ी हुई थी, तो उसके भी कहीं दिल में या कहीं उसके दिमाग में एक रेबिलियस साइड पैदा हो गई थी। ये सब चीज़ें देख देख के वो भी काफ़ी ढीठ हो चुकी थी। एंड वो भी अपनी मदर की बात नहीं सुनती थी। बहुत बार तो वो अपने घर से भाग जाती थी, अपने फ्रेंड के यहाँ रहती थी। एंड काफ़ी टाइम तो उसके जो फादर थे वो उसे ढूंढने के लिए निकलते थे। एंड कभी कभी तो वो पूरा पूरा दिन गायब रहती थी। तो ये सब बहुत नॉर्मल उस घर में हो चुका था। एंड उसका फादर, जो उसकी मदर थी, बहुत परेशान थी इस चीज़ से। दूसरी साइड जो उसका छोटा भाई था ओही, वो काफ़ी नॉर्मल सा बच्चा, एकदम बिल्कुल अपोजिट ओइशी का। बट क्योंकि वो एक 9-10 साल का बच्चा था, तो हम उससे कुछ वो उम्मीद भी नहीं कर सकते कि शायद कि वो इस तरह की चीज़ें करे। बट जो ओइशी थी वो एक अच्छी खासी लड़की थी। एंड वो उस टाइम पे 7th-8th में ही थी जब उसने ये काम शुरू कर दिए थे, घर से भागना, कभी कभार घर पे कॉल ना करना और स्कूल से ही निकल जाना कहीं और। एंड फिर उसके फादर उसे ढूंढते। तो ये सब बहुत नॉर्मल हो चुका था ओइशी की लाइफ में। ओइशी की स्कूल लाइफ के बारे में बात करें तो वैसे तो मैंने जैसे तुम्हें बताया, बचपन में बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की, एक सिंपल सी लड़की थी। लेकिन जैसे जैसे वो स्कूल में थोड़ी सी हायर क्लास अचीव करने लग गई, उसका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा बदलने लग गया था। एंड साथ ही साथ जो उसके जो दोस्त थे स्कूल में वैसे तो बहुत कम थे, लेकिन उसने जो बाहर उसकी जो दोस्ती आ रही थी वो बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही बड़े लोगों से थे, लाइक 25 to 30 ईयर्स, ऐसे ऐसे लोगों के साथ उसकी दोस्ती थी। इसी दौरान ओइशी की दोस्ती एक ऐसे लड़के के साथ होती है जो कि शायद से इस कहानी को एक अलग मोड़ देने वाला था। की जो दोस्ती है वो होती है रोनी के साथ, जो कि जैसे मैंने तुम्हें बताया उसकी दोस्ती बाहर होने लग गई थी, बड़े बड़े लोगों से होने लग गई थी। तो उसकी दोस्ती जो होती है वो रोनी के साथ होती है। एंड रोनी एक ऐसा पर्सन था, एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा लड़का था जो कि बहुत ज़्यादा पार्टी कल्चर में था। एंड वो ड्रग्स लेता था। एंड वो बहुत सारा की चीज़ें ऐसी करता था जो कि एक नॉर्मल बच्चे या एक नॉर्मल आदमी को नहीं करनी चाहिए। दिन भर पार्टी, रात भर पार्टी, एंड वो इट्स कल्चर में बहुत ज़्यादा था। एंड रोनी उसी के साथ साथ जब उसकी दोस्ती ओइशी के साथ होती तो ओइशी भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा घुस गई थी रोनी की वजह से। धीरे धीरे करके जो ओइशी का जो स्ट्रेस लेवल था स्कूल की वजह से एंड उसके पेरेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था। एंड इसी के साथ उसने जो रोनी का ग्रुप था जिनके साथ वो ज़्यादा रहने लग गई थी, और उसी के साथ उसने पार्टी वगैरह करना, ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल करना, ये बहुत ज़्यादा उसने स्टार्ट कर दिया था। मानो कहीं ना कहीं उसके एक लाइफ का हिस्सा हो गया था। एंड एक टाइम तो ऐसा था जब ओइशी दिन के 20-20 सिगरेट पी जाती थी, एंड वो ड्रग्स लेती थी, एंड वो अल्कोहल, ये सब में बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी। और वो सब रोनी की वजह से, क्योंकि जैसे मैंने तुम्हें बताया रोनी एक काफ़ी अडल्ट एज मैन था, एक लड़का था। तो ये सब उसके लिए तो नॉर्मल था, लेकिन ओइशी के लिए सब नॉर्मल नहीं था शुरू में। लेकिन जैसे जैसे वो रोनी के साथ घुल मिल गई, उसके लिए भी ये सब एकदम ही नॉर्मल हो गया। एक तरफ उसके पेरेंट्स का इतना झगड़ा होना, इतनी लड़ाई होना, घर में अब्यूज़ होना उसका, एंड दूसरी तरफ उसकी जो एक फेक फ्रीडम थी जो कि उसको अल्कोहल और ड्रग्स के द्वारा मिलती थी, ये बहुत ज़्यादा उसे पसंद आने लग गई। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से जो ओइशी थी वो अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं इमोशनल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी, उनसे डिस्कनेक्ट हो चुकी थी इमोशनली। एंड शायद इसी वजह से उसने रोनी को अपना धीरे धीरे दोस्ती से जाके बढ़ के उसने रोनी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। इस चीज़ की वजह से उसके फादर ने उसको कई बार रोका, कई बार पकड़ा, और इसी चीज़ की वजह से उन्होंने ओइशी को बहुत बार मारा, जो कि उस टाइम पे उनके लिए बहुत ठीक, उनको लग रहा था कि ये सॉल्यूशन बहुत ठीक है एंड ये हमें उसके साथ करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये ओइशी का जो रेबिलियस साइड था उसे और ज़्यादा
बनावा दे रहा था, उसे और ज़्यादा बढ़ा रहा था। एंड इसी के साथ साथ ओइशी को जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई एंड जब उसके फादर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे मार पीट के, तो उन्होंने फाइनल डिसाइड किया कि जो ओइशी है उसे हम रिहैब भेजेंगे एंड वहाँ से शायद से वो ठीक होकर वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाए। जो उसकी माँ थी उसे वो एक टॉन्ट मारा करती थी हमेशा, जो कि था तो हमारी इज्जत के साथ खेलती है एंड तुझे ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक उसकी माँ ने ये सब से बोला तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। ओइशी पहले से बहुत ज़्यादा अल्कोहल के नशे में एंड सब में रहने लग गई थी, तो ये उसके लिए बहुत ही नॉर्मल आए दिन की चीज़ें हो चुकी थी उसके लिए एंड उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आए दिन तो ये लड़ाई बहुत नॉर्मल थी ओइशी के लिए। बट एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पीक लेवल आता था जब ओइशी ने अपना आपा खोल दिया था, अपनी मेंटली जो हालत थी उसने उसको खो दिया था। एंड वो था जब उसकी माँ से उसकी एक बार लड़ाई हुई थी एंड उसकी माँ ने उसको बहुत मारा, उसके फादर ने उसे बहुत मारा। उस दिन उसने डिसाइड किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेगी। वैसे तो वो बहुत कुछ कर सकती थी, उस घर से भाग सकती थी, उस घर से दूर जा सकती थी, बट ओइशी ने प्लान किया कि जो उसके पेरेंट्स थे उन्हें मारने का सोचा ओइशी ने, जो कि आई डोंट नो उसने क्यों सोचा ये, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पर उसके बाद बहुत से रास्ते थे। वो चाहती तो सिंपली अपने घर से भाग के जा सकती थी एंड वो 10 चीज़ें कर सकती थी, बट उसने डिसाइड किया कि ठीक है वो अपने जो फादर है, जो अपनी मदर है, उनको मारेगी और वो उसे मार के यहाँ से भाग जाएगी। पहले तो उसने इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करी और उसने 1-2 दिन पहले ही, मतलब इससे 1 हफ्ते पहले ही शायद रोनी को बता दिया था कि वो ये सब चीज़ें करने वाली है। एंड जो रोनी था उसने भी उसके लिए हाँ किया था कि ठीक है मैं जो बॉडी उसे छुपाने में उसकी मदद करूँगा। फिर आता है वो दिन 15 अगस्त 2013, जब ओइशी दिन भर से टेंशन में थी एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है, क्योंकि उस दिन उसने प्लान किया था कि अपने जो प्लानिंग है जो इतने टाइम से वो करते आ रही है उस दिन उसको एग्जीक्यूट करेगी। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताना चाहता हूँ कि उसके 1-2 दिन पहले जो ओइशी थी उसने अलग अलग स्टोर से, अलग अलग 10-20 स्टोर से उसने जो टैबलेट्स आती है, स्लीपिंग पिल्स आती है, उन्हें मंगवा लिया था उसने। एंड उसी दिन उसने अपनी जो मम्मी है उसे उस पर्टिकुलर कॉफ़ी बना के उसके अंदर जो पिल्स थी, जो स्लीपिंग पिल्स थे, उन्हें दिया एंड उसकी माँ सोने चली गई और सोते हुए वो अनकॉन्शियस हो गई। एंड साथ ही साथ जो उसका भाई था वो भी उसकी मदर के साथ ही सोता था, तो वो वहीं पर सोता रहा। एंड जो उसके फादर थे, जो कि एक लेट नाइट काम करते थे क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर्स थे, तो उस दिन उसने कॉल किया एंड उसके फादर को भी जल्दी बुलाया। तो रात के 10 बजे उसने अपने फादर को कॉल किया एंड उसके थोड़ी देर बाद उसके फादर भी आ गए एंड सेम उसने कॉफ़ी अपने फादर के लिए बनाई और साथ ही साथ उसके फादर भी अपने रूम में जाकर सोए और वो अनकॉन्शियस हो गए। ओइशी को पता चला कि उसके जो फादर है, जो उसकी मदर है, वो अनकॉन्शियस हो चुके हैं। उसके बाद वो अपने रूम में जाती हैं। रिपोर्ट के अनुसार हमें ये भी पता चलता है कि मर्डर के पहले ओइशी जो थी उसने बियर भी पी थी एंड शायद बियर या विस्की इसमें से कुछ उसने पिया था एंड वो भी 2 गिलास उसने भर के पिए थे। उसके बाद ओइशी जो है वो अपने किचन में जाती है, वहाँ से एक नाइफ उठाती है जो कि अच्छा बड़ा था एंड वो शार्प था एंड उसके साथ वो अपने जो पेरेंट्स उनके रूम में जाती है एंड जैसे अपनी मदर को देखते हैं सबसे पहले तो अपने मदर पे वो वार करती है एंड उसकी जो मदर है वो उस टाइम पे उठ जाती है एंड उनके साइड में उनका जो भाई था उसकी माँ के साइड में सोता। उसने सोचा कि शायद ओइशी जो मेरे साथ साथ बच्चे को मार देगी, तो उसने अपने बच्चे को धक्का दिया। जो ओइशी उसने अपनी मदर को इतना ब्रूटली मारा, लाइक रिपोर्ट के अनुसार उसने 10 से 12 बार स्टैप किया एंड साथ ही साथ जब वो एकदम ब्रूटली तरीके से मर चुकी थी जब उसकी मदर, तो उसने अपने फादर को मारा एंड इसी के साथ उसने दोनों को मार दिया था। और ये देख के ओही बहुत रोने लग गया क्योंकि वहाँ पर बहुत केओस हो चुका था। तो जो ओही है वो बहुत ज़्यादा रोने लग गया एंड यही सुनते सुनते जो ओइशी है उसने अपने भाई को उसे जो फादर के जो अटैच बाथरूम था उसमें बंद कर दिया ओही को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और थी जो कि शायद ओइशी को नहीं पता थी, जो कि थी उसकी मेड, जो कि 11 साल की मेड थी सुमी। और सुमी ने ये सब अपने जो गेट के की होल होता है उससे देख लिया था कि कैसे ओइशी अपने पेरेंट्स को मार रही है एंड ये सब उसने देख के वो इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो 11 साल की बच्ची थी। तो वो वापस अपने रूम में आके उसने अपने आप को लॉक कर लिया। सुमी उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसने अपने आप को जाके लॉक कर लिया इस चीज़ को देख के। उसके बाद ओइशी ने जाके अपने माँ के गहने भरे, कुछ पैसे, अपने कपड़े, ये सब उसने एक बैग के अंदर भरे एंड वो दोनों सुमी को और जो ओही है उन दोनों को लेकर वहाँ से निकल गई। एंड जैसे वो निकली उसने सबसे पहले अपने दोस्त, अपने जो उसका जो बॉयफ्रेंड था, जो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड उसका बन चुका था रोनी, उसे कॉल किया क्योंकि जो रोनी था उसने उसका इंतज़ाम कर रखा था कि वो कहाँ रुकेगी। लेकिन उस दिन का उसका कोई भी ठिकाना नहीं था क्योंकि जो रोनी उसने मर्डर के अगले दिन का प्लान करके रखा था कि वो कहाँ रुकेगी। तो उस दिन जो ओइशी है वो पूरे दिन टैक्सी से ही इधर उधर घूमती रही एंड एक जगह पे जाके उसने तीनों ने एक जगह पे लिया। लेकिन जो उसने अपनी जो सुमी थी उसको उसने एक जगह पहले ही अपने टैक्सी के वाले के साथ छोड़ दिया था एंड वो वहीं पर थी। जो ओही था वो ओइशी अपने साथ लेके गई थी एंड वो एक जगह पे रुके थे, टैक्सी वाले के यहाँ पर ही रुके थे। दूसरे दिन जब जहाँ पर उसका प्लान था रुकने का, रोनी के यहाँ, रोनी की मौसी के यहाँ पर उसका रुकने का प्लान था, तो वहाँ पर जाती है। लेकिन इस बीच जो उसके अंकल थे, जो उसके चाचा थे, उन्हें कॉल किया कि आपके जो फादर है वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे, कहाँ पर है। तो उसने एक झूठा बहाना दिया कि जो पापा है, जो मम्मी है, वो आउट ऑफ स्टेशन गए, तो शायद उनका फ़ोन नहीं लग रहा एंड मैं जो हूँ, मुझे अकेले घर में डर लगता था, तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर आ चुकी हूँ और मैं यहीं पर रहूँगी कुछ दिन। तो पहले तो उसके जो अंकल थे उन्होंने हाँ कर दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसके अंकल ने वापस कॉल किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अपने तुम्हारे घर पर आ चुका हूँ, तो तुम भी आ जाओ
जाओ, मैं भी यहीं रहूँगा, तो कोई डर की बात नहीं है। ये सुन के जो ओइशी थी उसने अपने भाई ओही को भेज दिया टैक्सी द्वारा कि तुम जाओ वहीं पर रहना। तो वहाँ पर पहले बहुत टाइम तक इंतज़ार करने के बाद, बहुत टाइम तक बैठने के बाद फाइनली वो टैक्सी आती है एंड उसमें से सिर्फ ओही बाहर निकलता है, क्योंकि उसके अंकल के लिए नॉर्मल नहीं था, क्योंकि उसे लगा कि ओइशी भी आएगी साथ में। तो उसने वापस कॉल किया, लेकिन तब तक जो ओइशी थी उसने अपनी सिम विम वगैरह फेंक दी थी एंड उसे ट्रैक करने का, उसे रीच करने का कोई भी तरीका नहीं था उस टाइम पे। पहले तो उसके अंकल बहुत ज़्यादा ये सोच में पड़ जाते कि ओइशी ने ऐसा क्यों किया, उसने आखिर छोटे से अपने 10 साल के भाई को क्यों भेज दिया उसने अकेले। एंड जिसका भाई था ओही, वो भी बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ देखी थी जो उसे आइडिया भी नहीं था वो क्या हो रहा है, क्योंकि सुमी ने उसे उससे पहले बोला था कि मम्मी पापा वो बाहर गए हुए। तो एक ओही जो ओही था वो एक छोटा सा बच्चा था, उसे इतना आइडिया नहीं था क्या हुआ है, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा सदमे में था उस टाइम पे। उसके बाद जब बहुत देर तक ओइशी नहीं मिलती तो उसके अंकल जो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो जाके ठीक है रूम में जाएंगे। एंड जब वो रूम के पास आते तो उन्हें एक बहुत गंदी स्मेल आती है। एंड इसके साथ वो पहले तो उस टाइम में उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन जब वो जैसे ही अपना रूम तोड़ते और अंदर घुसते उन्हें मिलती है बाथरूम में 2 लाश ओइशी के पेरेंट्स की। इसके बाद वो सीधे पुलिस को कॉल करते हैं एंड पुलिस को बहुत ज़्यादा जब उसने ट्रैक किया कि ये किसने किया, तब उन्हें शायद से बहुत सबसे पहला सस्पेक्ट उनका ओइशी था। बट ओइशी एक हद तक इन चीज़ों से निकल चुकी थी, वो एक हद तक इससे इतना दूर हो चुकी थी कि उसे शायद पुलिस जो है उसे पकड़ भी नहीं पाती है, शायद पकड़ लेती, लेकिन जो ओइशी थी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सेफ थी। इसके बाद पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है एंड जब ये केस जो है वो कोर्ट में गया तो जज का सबसे पहला रिजल्ट यही था कि जो ओइशी उसे डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, उसे ज़िंदगी भर जेल में ही गुजारना चाहिए, क्योंकि उसने कितना बड़ा क्राइम किया था जो कि बिल्कुल भी प्रूव करने लायक नहीं था। लेकिन जब उसकी तरफ से केस लड़ा गया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसके जो वकील ने उसने सामने रख दी, लाइक मेंटल इलनेस का उसने सामने रख दिया एंड उसने एज के लिए भी बताया कि क्योंकि उस टाइम पे जो ओइशी थी उसकी एज भी कंफर्म नहीं हो रही थी, क्योंकि बहुत जगह पर तो उसकी एज 18-17 बताई जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जगह डॉक्यूमेंट में उसकी एज जो है वो 19 थी। तो फाइनल जब उसका चेक किया गया फॉरेंसिक से, उसके बाद पता चला जो ओइशी है वो एक 19 साल की लड़की है। उसे साथ ही साथ जो रॉनी एंड जॉनी थे जो कि आपस में दोस्त थे एंड जिन्होंने हेल्प करी थी, उन्हें भी 2 साल की इसके लिए जेल होती कि उन्होंने एक ऐसी लड़की का उसने साथ दिया जो कि एक मर्डर है। लेकिन आखिरी में जो ओइशी है उसे एक लाइफ टाइम के लिए एक जेल में गुजारने के लिए कम्यूट कर दिया गया। एक नॉर्मल सी लड़की, एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची, जो कि टाइम के साथ उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया, वो ऐसी चीज़ों में पड़ गई, ऐसे नशों में पड़ गई, जिसकी वजह से उसने कितना बड़ा कदम उठाया जो कि शायद उसके लिए भी ठीक नहीं था, ना ही वो इस सोसाइटी के लिए ठीक था। लेकिन क्या तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये क्यों किया होगा? क्या ये सिस्टम की गलती है, क्या उसके पेरेंट्स की गलती है कि उसने ये स्टेप उठाया, या ये उसी की गलती है? इसी के साथ गाइस आज का केस ख़त्म होता है एंड जो भी केस टॉपिक के बारे में मैं रिसर्च कर पाया, जो भी मुझे मिला इस टॉपिक के बारे में, मैंने पूरा आपको ट्राई किया बताने के लिए। एंड मैंने ट्राई किया कि मैं आपको इस कहानी को एकदम फुल अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ, समझा सकूँ एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख सकूँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करना इस वीडियो के बारे में। एंड एक और चीज़ है, अगर आपको जो भी नेक्स्ट केस चाहिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 केस है नेक्स्ट केस के लिए, एक तो थ्रिलर केस जो कि ट्रू क्राइम के ऊपर हो एंड दूसरा जो वो एक हॉरर केस, कि जो मैं सोच रहा हूँ कि एक हॉरर केस भी इसके चैनल पर डालने के लिए। तो ये तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स में एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। एंड इसी के साथ आज का केस ख़त्म करते हैं। बाय बाय।